हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य को लेकर के है, क्योंकि हमारा महाजनपद काल और हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और नंद वंश का जो है पतन होता है, किसके द्वारा होता है, कैसे किया गया, उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में हम जानेंगे कि इसके स्रोत क्या क्या थे, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास क्या था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ, अशोक के शिलालेखों के बारे में, अशोक का धम्म और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा उठाए गए कदम, धम्म की सामग्री, धम्म की व्याख्याएं क्या क्या थी, मौर्यों का प्रशासन कैसा था, मौर्यों के प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रशासन के अहम अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य का सप्तांक सिद्धांत के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से जो है हम आज पूरा जो है कवर करने वाले हैं, पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो वीडियो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम मगध साम्राज्य। तो मगध की जो वृद्धि थी वो 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मगध जो लगातार जो है अपनी चरम पे पहुंच चुका था और नंद वंश के समाप्त होने के बाद में जब मौर्य साम्राज्य का उद्भव होता है, उदय होता है, तो वहीं से जो है मगध की वृद्धि समाप्त हो जाती है और मौर्य साम्राज्य अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो था वो अपनी राजधानी उसकी थी पाटलिपुत्र थी और भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य जो है वो माना गया है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म अंतिम नंद राजा के दरबार में एक शूद्र महिला मूरा से हुआ था। ध्यान दीजिएगा ये मौर्य नाम पड़ा कैसे है। ठीक है, तो अंतिम नंद राजा के दरबार में एक महिला थी, शूद्र महिला, जिसका नाम मूरा था। यहां से राजवंश मौर्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य नाम न तो अशोक के शिलालेखों में है और न ही समकालीन उस समय यूनानी जो साहित्यकार आए उनके वर्णन में। जैसे मैगस्थनीज की इंडिका में रुद्रदमन 150 ईस्वी के जूनागढ़ चट्टान शिलालेख में चंद्रगुप्त और अशोक नामों के लिए मौर्य क्या किया गया है, उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम मौर्य काल के स्रोतों की, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई, कौन कौन सी। तो मैं पहले बता दूं कि कोई भी राजवंश हो, किसी भी इतिहास, पुराने इतिहास के बारे में दो प्रकार से जानकारी मिलती है, एक साहित्यिक स्रोत की वजह से और दूसरा गैर साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखे गए हैं, जो किताबें लिखी गई उनसे जो हमें जानकारी मिलती है उन्हें साहित्यिक स्रोत मानते हैं, लिटरेचर सोर्सेस होते हैं। और गैर साहित्यिक स्रोत का मतलब है जैसे सिक्के हैं, स्मारक हैं, शिलालेख हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये गैर साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में पहला है अर्थशास्त्र। तो जो हमें जानकारी मिलती है इस राजवंश के बारे में, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य मतलब चाणक्य, तो राजनीति और शासन पर आधारित ये पुस्तक है जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये लिखा गया है चाणक्य द्वारा। और चाणक्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों रहे। अर्थशास्त्र में मौर्य, उनके साम्राज्य, चंद्रगुप्त और पाटलिपुत्र का कोई उल्लेख नहीं, कोई ज्यादा खास इसके बारे में नहीं बताया गया है। कौटिल्य के जो पुस्तकें हैं, काम की जो पुस्तकें हैं, 15 पुस्तकें जिन्हें अधिकार कहा गया तो शामिल किया गया। पहले जो 5 आंतरिक प्रशासन जो है वो प्रशासन तंत्र से संबंधित है। पहली 5 पुस्तकें जो है क्या है, साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित। जो 8 पुस्तकें हैं वो अंतरराज्यीय संबंधों के साथ में है, मतलब राज्य के अंदर के जो भी चीजें हो रही होगी उससे संबंधित जो उसके बारे में बताया गया है। और जो 2 किताबें हैं वो विविध विषयों के साथ में लिखी गई हैं, उनके बारे में जो है बताया गया है। दूसरा साहित्यिक स्रोत है इंडिका। अर्थशास्त्र के बाद
दूसरा साहित्यिक स्रोत है इंडिका। इंडिका को मेगिस्थनीज ने लिखा था, और मेगिस्थनीज था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में बताया गया है, 7 जाति व्यवस्था को भी समझाया गया है, और ये बताया गया है कि भारत में उस समय जो दास प्रथा थी या दासता थी वो अनुपस्थित थी, दास प्रथा का उस समय में चलन नहीं था। तीसरा स्रोत है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किताब किसने लिखी? तो ये पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्त ने लिखी थी। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। इस पुस्तक में यह बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद ली, इसकी जानकारी किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस, जो किसके द्वारा लिखित है? विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। अगला है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य, ठीक है। अभी जो पतंजलि है, तो इसमें क्या किया गया है? इस किताब में जो लिखा गया, तो इसमें मौर्यों और चंद्रगुप्तों की सभा का उल्लेख किया गया है। तो हमें जो है इस किताब से क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है कैसा उनकी सभा थी, किस तरह से ये जो है दरबार लगाते थे। तो ये जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में यहाँ से जानकारी मिलती है। क्लियर है? अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध के द्वारा जो है लिटरेचर लिखे गए हैं, साहित्य जो लिखे गए, इसमें जो है जातक जैसे जो बौद्ध ग्रंथ थे मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्रकट करते हैं। बौद्ध इतिहास, महावंशा और दीपावंशा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका के बारे में बताते हैं, है ना, कि किस तरह से श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के द्वारा किया गया था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? महावंशा और दीपावंशा से। क्लियर है? दिव्य वदन तिब्बती बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक के प्रयासों के बारे में बताया गया है। तो ये बौद्ध साहित्य जो है, तो जातक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया गया। महावंशा और दीपावंशा में श्रीलंका में बौद्ध का जो प्रचार हुआ उसके बारे में बताया गया। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदन में क्या बताया गया है कि तिब्बत में जो है किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक के द्वारा किया गया है, किस तरह के यहाँ पे प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्रोत भी रहे हैं। तो अन्य स्रोतों की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि सोमदेव द्वारा जो है एक किताब लिखी गई जिसका नाम था कथा सरित सागर। तो सोमदेव द्वारा रचित थी कथा सरित सागर, जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। लेखक क्षेमेंद्र द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखी गई। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्षेमेंद्र द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखी गई, उसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया। कामंदर द्वारा नीति सार जो है लिखी गई, उसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया है। कलहण, जो कलहण थे उनके द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम था राजतरंगिणी, जो साहित्य थी उसमें जो है मौर्य काल के बारे में बताया गया। तो कलहण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। बाणभट्ट द्वारा कादंबरी लिखी गई जिसमें मौर्यों के बारे में बताया गया। दंडी के द्वारा दशा कुमार चरिता साहित्य जो लिखा गया उसमें मौर्यों के बारे में बताया गया। भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया, और यही भद्रबाहु है जो श्रवण बेलगोला से जैन भिक्षुओं को अपने साथ वापस लाए थे। तो भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया जिसमें मौर्यों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे साहित्यिक स्रोत हुए। तो साहित्यिक स्रोतों में जो है बहुत सारे ऐसे साहित्य हमारे सामने आए जिसमें मौर्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गैर साहित्यिक स्रोत की। गैर साहित्यिक स्रोतों में अशोक के शिलालेख हैं। तो शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के जो है जो तरीके थे वो किस तरीके से जो है शिलालेखों के माध्यम से जनता को एक प्रकार का आदेश देते थे।
कुल मिलाकर वो राजा की आवाज होती थी, वो अपने विचारों का खुलासा करते थे। और लोग क्या करते थे, इन्हीं शिलालेखों के माध्यम से जो राजा का आदेश होता था उसका पालन करते थे। इससे जानकारी मिलती है जो गैर साहित्यिक स्रोतों में आता है। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें है बुलंदीबाग, कुम्हरहार के जो अवशेष मिले वो किससे हैं, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र से जुड़े हुए प्राप्त हुए हैं। बाकी बात करें हम तो महत्वपूर्ण स्थलों में तक्षशिला, मथुरा और भीटा से भी हमें मौर्य काल के अवशेष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मौर्यों की उत्पत्ति। मौर्यों की उत्पत्ति, मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से अस्तित्व में आए और हम इनके बारे में कैसे जानते हैं। तो मौर्य जो वंश था उसकी जाति की स्थिति जो है वो दीघा निकाया, याद रखिएगा, दीघा निकाया, महावंशा और दिव्यवदन जैसे बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को मौर्य नामक एक क्षत्रिय कबीले से संबंधित बताया गया, जिन्होंने पिप्पली वन में शासन किया था। फिर से बताता हूं कि जिन्होंने पिप्पली वन में शासन किया था। ठीक है, हेमचंद के परिशिष्ट पर्वन में यह बताया गया कि चंद्रगुप्त क्या थे, मोरों को वश करने वाले एक प्रमुख की बेटी के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया। हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है उसमें क्या बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं वो मोरों को वश में करने वाले गांव, मतलब मयूरा पोषकों, जो मयूर मोरों को पालते थे, उनके प्रमुख की बेटी के पुत्र के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मोरों को पालने की वजह से जो राजवंश का नाम वो क्या पड़ा, मौर्य राजवंश पड़ा। क्लियर। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को निम्न सामाजिक मूल्य का बताया गया। विष्णु पुराण में एक टिप्पणीकार है जिनका नाम ढूंढीराज है, उनके अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंशज एक शिकारी की बेटी मूरा के साथ नंद राजा सर्वार्थ सिद्ध के पुत्र थे। ठीक है, और मूरा के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जाने जाने लगे। जो राजवंशी क्या बन गया, एक विशेषण बन गया, एक टाइटल बन गया जिसे हम मौर्य के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास की, कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई। तो मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने कौटिल्य की मदद से 321 से 324 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंका था। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला है। ठीक है, अर्थात मौर्यों ने लगभग 187 से 185 ईसा पूर्व तक क्या किया इन्होंने, शासन किया। और जो इस साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो लगभग 321 से 324 ईसा पूर्व का जो है समय काल माना गया है। क्लियर है। तो इस तरह से 137 वर्षों तक ये शासन चला है। और इनकी बात करें तो जो तिथियां हैं, तो तिथियों को जो है लगभग मान के चलिए कि अनुमानित रूप में लिया गया है। क्लियर है। तो मौर्य काल ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के अंत से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही तक चला था। तो इस तरीके से जो है इस वंश की शुरुआत होती है। अब हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के शासकों की। तो सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का जो शासन काल रहा है वो 321 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। मैं डेट और नाम दोनों मेंशन कर रहा हूं। डेट लगभग में जा सकता है, कई किताबों में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो 321 से 298 है, तो इसे लगभग में जो है लिखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो मौर्य राजवंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। कौटिल्य इनके प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके गुरु भी रहे हैं।
यूनानियों के लिए, जो यूनानी थे, इनके लिए ये सेंड्रोकोटोस या एंड्रोकोटोस के रूप में जाने जाते थे। तो जो मौर्य थे, यूनानियों के लिए क्या थे? सेंड्राकोटोस कोटोस या एंड्रोकोटोस के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने 303 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था? इन्होंने हराया था और उत्तर पश्चिम भारत पर यूनानी प्रभुत्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजतन सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी गई। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भी भेजा था। ठीक है, तो 303 ईसा पूर्व के आसपास जो है इनका युद्ध किससे होता है? सेल्यूकस निकेटर से होता है। और निकेटर क्या होते हैं? हार जाते हैं और जहां पे यूनानियों का शासन था वहां पे कब्जा मौर्यों का हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलेना, का विवाह किसे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भी भेज दिया था। परिशिष्ट पर्वन एक जैन लेख है। परिशिष्ट पर्वन क्या है? एक जैन लेख। इसके अनुसार जो है भद्रबाहु के प्रभाव, जैसा हमने पढ़ा था जैन धर्म में, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने बताया था आपको कि भद्रबाहु के प्रभाव में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया था? अपने बेटे बिंदुसार को जो है सिंहासन दे दिया, गद्दी दे दी, और उनके साथ में श्रवणबेलगोला, जिसे आज हम वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जानते हैं, वहां वो चले गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है राजपाट 298 ईसा पूर्व में छोड़ करके अपने बेटे को गद्दी पे बैठाते हैं और वो चले जाते हैं। इसके बाद इनका बेटा बैठता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय काल है वो 297 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व का माना गया है। तो इसका जो समय काल था, बिंदुसार ने जो शासन किया है वो 297 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व तक राज्य किया। बिंदुसार के पास एक शीर्षक था, टाइटल, अमित्र घाट। तो बिंदुसार का एक टाइटल था, क्या था? अमित्र घाट। अमित्र घाट का मतलब है दुश्मनों का हत्यारा। यूनानी इसे अमित्र केटे कहते थे, याद रखिएगा। भारत में उनको क्या टाइटल मिला? अमित्र घाट, अर्थ है दुश्मनों का हत्यारा। और यूनानी इन्हें क्या कहते थे? अमित्र केटे। बिंदुसार जो रहे हैं वो आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। मैंने बताया था जब हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़े तो बहुत सारे संप्रदायों का जन्म हुआ, जिनमें आजीविका और चारवाक संप्रदाय बहुत ज्यादा जो है अस्तित्व में आए थे। तो यही आजीविका संप्रदाय है जिसके अनुयायी कौन थे? बिंदुसार थे। सीरिया और मिस्र के साथ इनके बहुत अच्छे राजनयिक संबंध रहे हैं। यूनान के एक राजनयिक थे जिनका नाम था डायमाकस, जो सीरिया से थे, और डायोनीसियस जो मिस्र से थे। इन्होंने क्या किया था? ये सब जो है इनके दरबार का दौरा भी किए थे। फिर से नाम बता देता हूं, यूनान के राजनयिक थे डायमाकस। ये कहां से थे? ये थे सीरिया से। कौन? डायमाकस। और एक थे डायोनीसियस रहने वाले थे मिस्र। इन दोनों ने बिंदुसार के दरबार का क्या किया था? दौरा किया था। आए थे, रुके थे, खाना पीना खा के फिर वो चले गए थे। बिंदुसार जो चाहे हैं, उन्होंने सीरियाई शासक जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, उनसे उसने शराब, सूखे अंजीर और एक मिथ्या हेतुवादी भेजने का अनुरोध किया था। मिथ्या हेतुवादी का मतलब ऐसा है कि उनका एक कोई ऐसा विद्वान या फिर लेखक। तो यूनानी कानूनों के अनुसार जो है इनको दार्शनिकों ने क्या किया? जो दार्शनिक थे उन्होंने मिथ्या हेतुवाद को भेजने से मना कर दिया। उन्होंने क्या भेजा? केवल शराब और सूखे अंजीर जो है भेजे गए थे। तो इस तरीके से जो है इनके एंटियोकस प्रथम के सामने बढ़िया संबंध थे। इन्हीं के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ। तो तक्षशिला का विद्रोह था क्या? एक तिब्बती ग्रंथ दिव्य बदन में यह बताया गया कि सुसीमा, मतलब जो बिंदुसार के बड़े बेटे का नाम है सुसीमा,
वो क्या था, तक्षशिला का जो है कार्यभार संभाल रहा था। वहां के नागरिकों में जो है उसके शासनकाल के दौरान दमनकारी मौर्य नौकरशाही के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह को तत्कालीन उज्जैन के जो राज्यपाल थे अशोक, जिनको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या किया, उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। एक बौद्ध ग्रंथ है, सिंहली बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है महावंश। इसके अनुसार 268 ईसा पूर्व के बाद बिंदुसार और अशोक के सिंहासन पर आने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने क्या किया, गद्दी संभाली। अशोक जीता और अशोक गद्दी पर बैठ गया। तो कब हुआ था, 268 ईसा पूर्व में, और 268 ईसा पूर्व के बाद में इन्होंने क्या किया, गद्दी को त्याग लिया। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अशोक की बात करेंगे। अशोक की बात करेंगे तो जो सम्राट अशोक थे, इनका जो शासन काल था वो 268 से 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। इनके बारे में और बात करें तो ये माता अशोक वदन में ये कहा गया कि अशोक की माता, जिनका नाम क्या था, सुभद्रंगी, ठीक है। तो माता अशोक वदन में ये बताया गया कि इनकी जो माता थी वो क्या थी, सुभद्रंगी नाम की एक रानी रही हैं। इनकी पत्नियां थी दीपावंशा और महावंशा। पत्नियां कौन थी, दीपावंशा और महावंशा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है ये बताया गया कि अशोक और विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। तो दीपावंशा और महावंशा में अशोक और विदिशा एक व्यापारी थे, उनकी बेटी देवी, जिनको महादेवी, कुमार देवी के नाम से भी जानते हैं, इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। ग्रंथों में और बहुत सारी रानियों के बारे में बताया गया है, उनमें याद तो नहीं आ रहा है, एक दो का नाम याद है मुझे। एक थी असंघमित्रा, और एक थी तिस्सा रक्षिता, और पद्मावती का उल्लेख, हाँ 3 रानियों का उल्लेख है। तो दीपावंशा महावंशा में कुमार देवी के अलावा असंघमित्रा, तिस्सा रक्षिता और पद्मावती का उल्लेख किया गया है। इलाहाबाद का एक कोसम स्तंभ है, उस शिलालेख में रानी करुवाकी के जो है द्वारा बनाए गए उपहारों का भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें बताया गया कि इनकी जो है करीब 5 रानियां रही हैं, जिनमें जो है असंघमित्रा, तिस्सा रक्षिता, पद्मावती, करुवाकी और कुमार देवी, ठीक है। देवी अशोक के प्रसिद्ध बच्चे, या आपको बता दो महेंद्र संघमित्रा का भी फेमस नाम है, ठीक है। तो जो देवी थी विदिशा, वो फेमस क्यों हुई, क्योंकि उनके बच्चे कौन थे, महेंद्र और संघमित्रा की मां बनी थी, और इन दोनों ने क्या किया था, बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे। अशोक के समय ही कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। मतलब अशोक को बैठे हुए 4-5 साल भी नहीं हुए, उसने एक बहुत बड़ा युद्ध किया, कलिंग का युद्ध, जो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। ये युद्ध हुआ था धौलागिरी, उड़ीसा। मतलब अपने शासन के करीब 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। मेजर रॉक इटिक्ट ने इस युद्ध में मृत्यु और विनाश का वर्णन किया है। बताया गया कि इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख लोगों को युद्ध के कैदियों के रूप में बंधक बना के रखा गया था। इसे देखकर जो है अशोक आखिरकार जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लेते हैं। तो इस युद्ध के बाद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, अशोक का जो दिल बिल्कुल पसीज जाता है, और उन्होंने युद्ध वगैरह छोड़ करके धर्म को बढ़ावा देने का जो है एक प्रयास किया, शांति बनाने का प्रयास किया। क्योंकि अशोक को सबसे क्रूर राजाओं में भी माना जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है लाशें देखने का शौक था, खून देखने का शौक था। एक समय ऐसा आया कि उसने तलवार वगैरह सब कुछ छोड़ दी, ठीक है। फिर बात करेंगे हम, अशोक ने बेहरी घोष, बेहरी घोष का मतलब है बलपूर्वक विजय की नीति उसने छोड़ दी, और धम्म घोष मतलब धर्म द्वारा विजय की नीति को उन्होंने अपनाया है। कई कल्याणकारी उपाय उन्होंने किए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, चिकित्सा उपचार प्रदान कराया, बहुत सारे कल्याणकारी उपाय उनके द्वारा जो है किए गए। अपने शासन के 21वें वर्ष में उपगुप्त के प्रभाव अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया, और भाबरू बैरक शिलालेख के त्रिशरण्य
बताकर बौद्ध धर्म में अपनी आस्था को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया था। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में अपने शासन काल के 37वें वर्ष में लगभग 72 वर्ष की आयु में जो है बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो देखिए जहां पे समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रोक लो, रोक करके स्लो करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप उसको नोट कर लेना। फिर बोल रहा हूं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को पूरा सब्सक्राइब कर लें। एक बार सब्सक्राइब करेंगे आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अशोक के बाद कौन आया। तो अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, उनके बारे में कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जानकारी मिलती पुराणों में। तो पुराणों में ऐसा जानकारी मिली कि एक थे कुणाल, मतलब एक बेटा इनका था कुणाल जो पश्चिमी भाग पर शासन करता था, और एक बेटा था दशरथ जो पूर्वी भाग पर शासन करता था। उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो है उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया है? पुराणों में किया गया है। अब हम दशरथ की अगर बात करें तो दशरथ ने नागार्जुनी हिल्स जो बिहार में चट्टानों को काटकर 3 गुफाओं का निर्माण किया और इन्हें आजीविकाओं को क्या कर दिया? दान कर दिया। अब बात करते हैं दिव्य बदन और जैन ग्रंथों में संप्रति जो कुणाल का पुत्र था और अशोक का पोता था, मतलब पौत्र था, उसको उत्तराधिकारी के रूप में जो है बताया गया है। राजतरंगिणी ने जलालुका का उल्लेख किया जिसने कश्मीर पर शासन किया था, और बृहदत्त जो अंतिम शासक की हत्या हुई, किसने किया था? ब्राह्मण सेनानी जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है बृहदत्त, उसकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? उसका जो है एक ब्राह्मण सेनानी था, और यहीं से शुरुआत होती है शुंग राजवंश की। तो इस तरह से जो है इतने राजा हुए, और इन राजाओं के बाद में मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बृहदत्त की हत्या के बाद में पुष्यमित्र शुंग राजवंश की स्थापना कर देता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूं मैं। आप हर छोटी छोटी चीजें मैं से बता रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बोल करके मैं आपको चीजें बता पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कि जो विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। तो उस समय का जो सबसे होशियार व्यक्ति माना गया है वो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य को माना गया है। आज भी लोग जो सबसे ज्यादा विद्वान होते हैं उसे चाणक्य के नाम से ही पुकारते हैं। वो भी उस व्यक्ति ने भारतीय राजनीति का क्या किया? एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया कि आपको किस तरीके से शासन और प्रशासन चलाना है। और ये थे कौन? ये तक्षशिला में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। आप उनको प्रोफेसर भी कह सकते हो। ये शिक्षक थे, और इनसे महान शिक्षक शायद न कभी हुआ है न कभी होगा। चाणक्य एक थे और चाणक्य एक ही रहेंगे। तो चाणक्य की बात ही कुछ अलग है। चलिए अब आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार की। तो भारत इतिहास में पहली बार उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा बात करें तो दूर तक उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ था, और ये एक ही सर्वोपरि शक्ति के अधीन था। ऐसा भी नहीं बहुत सारे राजा होंगे, नहीं, एक ही राजा था और उसका क्षेत्र जो पूरा फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिम तक अपना जो है राज्य का नियंत्रण बढ़ाया। इनके जो पोते हुए अशोक जो है कलिंग की ओर चले गए, मतलब वर्तमान तटीय उड़ीसा का क्षेत्र, वहां पे विजय प्राप्त की। अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य ने अपने शीर्ष समय में बिहार के वर्तमान राज्य और उड़ीसा और बंगाल के अच्छे हिस्से शामिल हुए। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी इनमें शामिल थे। बात करें हम दक्षिण का क्षेत्र, तो दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। बाकी जो है लगभग उनको छोड़ करके पूरे जगह क्या था? मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। चलिए आगे बात करते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख जो है जनता और अधिकारियों दोनों के लिए क्या होते थे? महत्वपूर्ण आदेश होते थे।
47 स्थानों में लगभग 181 शिलालेख पाए गए। उनमें से अधिकांश प्राकृत भाषा, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जारी किए गए थे। ठीक है। सरिया एक कुना में यह पाया गया जो गांधार की द्विभाषी अभिलेख ग्रीक और अरामी भाषाओं में अपनी लिपियों के साथ जारी किया गया था। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझने में सफल रहे और एक नॉरिस ने अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि को समझा। तो यहाँ की जो भाषा थी, तो बाकी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी से परे थी, है ना। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जो है इसमें यूज की गई, और उसको समझना ही अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात होती है। और ये कौन समझ सकते हैं? ये वही समझ सकते हैं जिनका जो है पुरातात्विक खोज के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो बहुत सारे शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं पाया गया। दो उपाधियों के साथ इनको संदर्भित किया गया अशोक को। एक नाम था देवनाम पिया, अशोक का जो अन्य नाम संदर्भित हुआ है देवनाम प्रिया। देवनाम प्रिया का मतलब है जो देवताओं का प्रिय है। और एक और नाम इनके लिए लाया गया, एक नाम इन्हें पाया गया है जिसका नाम था पियादासी। पियादासी का मतलब क्या होगा? पियादासी का मतलब वह है जो शुभता को देखता हो, जो लोगों का हित का सोचता हो, उसे क्या कहा गया? पियादासी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा अशोक के जो व्यक्तिगत नाम वाले माइनर रॉक, एडिक्ट प्रथम, मस्की, उदय गोलम, नित्तूर और गुज्जर में पाए गए हैं, जहां केवल अशोक नाम ही डायरेक्ट जो उसमें लिखा गया है। तो अशोक नाम, राजा अशोक का नाम कहां कहां पाया गया? तो माइनर रॉक, एडिक्ट प्रथम, मस्की, उदय गोलम, नित्तूर और गुज्जर में पाए गए थे। ठीक है, और इन 4 स्थानों पर ही केवल अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये जो 4 नाम है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से? मस्की, उदय गोलम, नित्तूर और गुज्जर में जो है ये नाम पाए गए हैं। ठीक है, अब अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की भाषा जो पूर्वी भाग में जो शिलालेख पाए गए वो ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा थी। पश्चिमी भाग में जो पाया गया वो खरोष्ठी लिपि में प्राकृत भाषा थी। अफगानिस्तान में जो शिलालेख पाए गए वो अरामी और ग्रीक में अंकित थे। अगर मान के चलिए कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो आप जो है उसका सीसी जो लैंग्वेज होती है आप उसको ओपन कर सकते हो। तो उसमें जो है हिंदी में आपको सामने जो है वीडियो का सारा कुछ लिख करके आ जाएगा, तो आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो भाषा थी वो अरामी और ग्रीक थी। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था यहाँ पर अरामी भाषा और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। अधिकांश जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए। स्थान की बात करें तो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी में प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में ये शिलालेख पाए गए। दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में कंधार के पास एक जगह है सर-ए-कुना, यहाँ पे द्विभाषी मतलब ग्रीक और अरामी दोनों मिक्स शिलालेख जो यहाँ पर पाए गए हैं। 2 अरामी शिलालेख लाआगमन जो पूर्वी अफगानिस्तान में और एक तक्षशिला में पाया गया, और एक द्विभाषी प्राकृत अरामी शिलालेख लंपका और दूसरा कंधार में पाया गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है अशोक के शिलालेखों की भाषाएं रही हैं। अब हम केवल बात करेंगे अशोक के शिलालेख की, तो 39 शिलालेख खोजे गए जिनको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो उनको किया गया, जैसे पहला है प्रमुख शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा प्रमुख स्तंभ शिलालेख, चौथा लघु स्तंभ शिलालेख और 5वां है अलग अलग शिलालेख। तो कुल 39 शिलालेख खोजे गए और इन शिलालेखों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों की। तो प्रमुख शिलालेखों में 14 प्रमुख शिलालेख पाए गए और इनमें से जो शिलालेखों की भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए। एक को छोड़कर जो अफगानिस्तान में स्थित है उसे जो है अरामी और ग्रीक भाषा में उकेरा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का पालन करके शांति के प्रति सम्राट अशोक की निष्ठा को दिखाना
और व्यक्तियों को धर्म के बारे में जागरूक करना। इन शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अशोक के लघु शिलालेखों की। लघु शिलालेखों में तो देश भर में और अफगानिस्तान में करीब 15 लघु शिलालेख पाए गए। अब 15 में जो प्रमुख स्थान मैं आपको बता देता हूं तो सासाराम बिहार और गविमठ, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मागिरी, पालकी उंडू जो कर्नाटक में है, भाबरू बैरक राजस्थान, रूपनाथ मध्य प्रदेश, मस्की कर्नाटक में। उनमें से 4 में अशोक के नाम का उल्लेख पहले बता चुका हूं मैं। ब्रह्मागिरी कर्नाटक, मस्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक और गुज्जर जो कहाँ है, गुज्जर अभिलेख के नाम जानते हो मध्य प्रदेश। इसमें राजा के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीजों के बारे में क्या किया गया है, जानकारी प्रदान की गई है। तो इन लघु शिलालेखों में जो है अशोक के जीवन के बारे में बताया गया। भाबरू बैरक प्रस्तर शिलालेख जो राजस्थान में है, यहाँ पर अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बारे में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अशोक के स्तंभ शिलालेखों की। तो अशोक के जो स्तंभ मतलब जो खंभे में स्तंभ बनाया गया है, तो 7 स्तंभ शिलालेख और ये सभी पत्थर के मोनोलिथ पत्थर है। ठीक है, तो ये पत्थर है वो मोनोलिथ है। स्तंभों को तराशने के लिए क्या किया गया, 2 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था, सफेद और बफ रंग का बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थर। बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया था उस स्तंभ को तराशने के लिए, जिसमें जो है चीजें उसमें लिखी गई। और ये खंभे पाए कहां गए, तो एक है टोपरा नामक स्थान पे जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ पे एक स्तंभ शिलालेख पाया गया। दूसरा पाया गया मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है इलाहाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश में जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक है लौरियाराज, तो पहला टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा प्रयागराज, चौथा लौरियाराज जो बिहार में है। एक है लौरिया नंदनगढ़, वो भी कहाँ है, बिहार में है। छठवां है रामपुरवा, ये भी कहाँ है, बिहार में। और 7वां स्तंभ शिलालेख कंधार जो कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में। ठीक है, अशोक के 2 कलिंग आदेश भी थे और ये आदेश कहाँ थे, तो धैली या तोसली जो खुर्दा उड़ीसा में स्थित है, दौगाबाद जो गंजम नामक स्थान में उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे 2 कलिंग आदेश जो है जारी किए गए और भी बहुत सारे शिलालेख यहाँ पे पाए गए हैं। तो जो प्रमुख शिलालेख थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर बात करें शॉर्ट में तो प्रस्तर शिलालेख पाए गए जिसमें आदेश वगैरह थे, आदेश अलग अलग थे, रानी के आदेश थे। और बारबरा गुफा शिलालेख की जानकारी मिलती है, कांदार दिवासी प्रस्तर शिलालेख की जानकारी मिलती है, रुमिनडे स्तंभ शिलालेख की मिलती है और निगाली सागर स्तंभ शिलालेख की मिलती है। इलाहाबाद कोसम शिलालेख जिसे कौसाम्बी या स्किज्म शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। इसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इलाहाबाद में कोसाम शिलालेख, कौसाम्बी या स्किज्म शिलालेख जो मिले, इसमें अशोक संघ के सदस्यों से रैंकों में विभाजन पैदा करने से बचने के लिए कहा गया है। और समुद्रगुप्त का शिलालेख भी इसी अभिलेख पर, जहांगीर ने इसे क्या किया था, प्रयागराज किले में स्थानांतरित करा दिया। ठीक है, कांदार शिलालेख है, लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख तीसरा है, ताम्रपत्र अभिलेख है, सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है, तमिल ताम्रपत्र अभिलेख है। तो फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जितने प्रमुख थे मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अशोक के धम्म की। ये अशोक का धम्म है क्या, तो अशोक का जो धम्म है वो धर्म का एक प्राकृत संस्करण है, जिसका अर्थ है धर्मपरायणता, धार्मिकता, एक नैतिक संहिता है जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष, गैर सांप्रदायिक और सार्वभौमिक रूप से लागू है और अहिंसा, सहिष्णुता, कल्याणवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। धम्म के माध्यम से अशोक ने अपनी क्षेत्रीय विजय को मजबूत करने और अत्यधिक विविध मौर्य साम्राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी विश्वास बनाने की कोशिश की थी। अशोक ने धम्म की नीति को व्याख्या या बढ़ावा करने के लिए अपने शिलालेखों को एक माध्यम बनाया, उसका उपयोग किया। अशोक ने इन शिलालेखों पर धम्म के बारे में अपने विचार उत्कीर्ण किए
जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों के द्वारा पढ़े जाने के लिए थे। अशोक अपनी प्रजा से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ये शिलालेख इनके शासन के विभिन्न वर्षों में लिखे गए। इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया है, ये शिलालेखों का जो है मेन मकसद था कि शिलालेखों के माध्यम से हम लोगों को धम्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाए। कुल मिलाकर वो पंपलेट छपवा करके बंटवाने का काम उन्होंने किया। गांधारी द्विभाषी शिलालेख के अनुसार जो है तो गांधार क्षेत्र के मछली पकड़ने और शिकार करने वाले समुदायों ने अपने व्यवसायों को त्याग दिया था और धम्म के प्रभाव से खेती करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा को कोई जगह नहीं। आप अगर मांस भक्षण करते हैं, बौद्ध धर्म मांस भक्षण भी बंद कराता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो व्यापारी थे, जो व्यवसायी थे, उन्होंने जो है अपना शिकार का जो है व्यवसाय त्याग दिया और खेती की उन्होंने शुरुआत कर दी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो सबसे जरूरी बात, पहला हमारा शिलालेख है। उन्होंने जो शिलालेख जारी किए, धम्म महामात्र, तो इन्होंने जो है अपने 12वें वर्ष में, अपने शासन के 12वें वर्ष में जो है धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। तो इनमें जो है बहुत सारे नाम हैं। अगर डिटेल की बात करेंगे तो जैसे मज्झंतिका था, मज्झंतिका, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मज्झंतिका। ये जो मज्झंतिका थे, इनको कश्मीर और गांधार क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था कि आप यहां जाकर के क्या करेंगे, धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर थे मज्झिम, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग नाम दिए गए थे। मज्झिम का है कि आप हिमालय के हिस्सों में जाएंगे और वहां पर जाकर के धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर है महारक्षित, महारक्षित को भेजा गया यवन क्षेत्र में कि आप यवन में जाओ और वहां पे धम्म का प्रचार करो। फिर थे यवन धम्म रक्षित, जिनको अपरांतक क्षेत्र में भेजा गया। फिर थे महाधम्म रक्षित, जिन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र भेजा गया। फिर थे महादेव, जिन्हें महिष मंडल अर्थात कर्नाटक क्षेत्र के लिए भेजा गया। फिर थे वैजयंतीय वनवासी, जिनको जो है इस क्षेत्र भेजा गया, उनको नाम दिया गया रक्षित। तो रक्षितों को भेजा गया कहां पर, वैजयंतीय और वनवासी क्षेत्र में। अपने इन्होंने रिश्तेदारों को भी भेजा है धर्म का प्रचार करने के लिए, परिजनों को, सगे संबंधियों को दूर दूर स्थानों पर भेजा। इनमें थी चारुमती, चारुमती को नेपाल भेजा गया था। एक नाम है सोना और उत्तरा, इनको स्वर्ण भूमि के क्षेत्र में भेजा गया था। और चर्चित नाम है महेंद्र और संग मित्रा, इन्हें श्रीलंका भेजा गया। इन्होंने जो है धर्म यात्रा शुरू की और 8 महत्वपूर्ण तीर्थ बौद्ध केंद्रों का दौरा किया और श्रमणों और ब्राह्मणों को भी क्या किया था, उन्होंने उपहार दिया था। क्यों? क्योंकि जो अशोक के शुरुआती जो धम्म थे, पहले वो बौद्ध धर्म से काफी अलग थे। इनके बीच समानताएं थी, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस थे। क्यों? क्योंकि इनके धम्म के सिद्धांतों में कोई बौद्ध सिद्धांत नहीं पाया गया है। धम्म स्वर्ग, नरक और ईश्वर की अवधारणाओं में विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध क्या करते थे, बौद्ध धर्म 3 ईसा पूर्व तक किसी प्रकार की अवधारणाएं नहीं पाई गई है। ये जो है जन्म, स्वर्ग, नरक और ईश्वर की भक्ति में विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म पूरी तरह से ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ था। धर्म क्या था, धार्मिक सहिष्णुता और ब्राह्मणों और श्रमणों के लिए समान व्यवहार का प्रतिपादन किया। धर्म का जो प्रचार प्रसार के लिए एक नया संवर्ग, जिसे धम्म महामात्र बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें चली हैं अशोक के धम्म में। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। तो क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखें। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत से लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और लोग जैसे लाभ उठा पाए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।